नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो जनवरी 2023 का ये पार्ट 4 हम गिरिराज पत्रिका का डिस्कस करेंगे। इससे पहले 3 पार्ट जो हैं हम गिरिराज पत्रिका के डिस्कस कर चुके हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं उन सभी को डिस्कस किया जाएगा। इसका पीडीएफ भी आपको जल्दी ही टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 इस तरह से सर्च करना। और इस बार की गिरिराज पत्रिका में एक प्री का टॉपिक होगा और एक मेंस का टॉपिक भी होगा, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है अलाइड सर्विसेज में। तो सबसे पहले तो हम एमसीक्यू क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो कि गिरिराज पत्रिका से बने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एम्स टू बिकम फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार का लक्ष्य किस वर्ष तक पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने का है। देखो, अभी हाल फिलहाल में खबरों में भी था, गिरिराज पत्रिका में भी है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो 2025 तक, ऑप्शन सी सही आंसर, 2025 तक जो है वो ग्रीन एनर्जी स्टेट जो है वो बन जाएगा। इसके लिए जो है वो कदम उठाए जाएंगे और इसको लेकर अलग अलग टारगेट, अलग अलग बातें जो है वो कही गई। अब क्या क्या कहा गया, क्या क्या बातें कही गई, वो आप देख लीजिए। देखो, हिमाचल प्रदेश को जो है वो 2025 तक जो है वो पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का टारगेट जो है वो रखा गया है। ये इंटेंशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की है। स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो ये भी कहा है कि वो सोलर प्लांट्स के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट करेगी और 500 मेगावाट तक के सोलर प्रोजेक्ट जो हैं वो इंस्टॉल किए जाएंगे 2023-24 में। और इसमें से 200 मेगावाट जो हैं वो इंस्टॉल किए जाएंगे हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो है वो 70 मेगावाट क्षमता के लिए जो है वो भूमि चिन्हित की जा चुकी है। 70 मेगावाट तक की जो कैपेसिटी के 70 मेगावाट की जो कैपेसिटी है उतनी तो भूमि चिन्हित जो है वो की जा चुकी है। और अन्य स्थलों को भी जो है वो अंतिम रूप जो है वो दिया जा रहा है, ये भी कहा गया। और ये कहा गया है कि 150 मेगावाट की कैपेसिटी तक के जो प्रोजेक्ट होंगे वो हिम ऊर्जा के थ्रू जो है वो स्थापित किए जाएंगे। तो 150 मेगावाट की जो सौर परियोजनाएं होंगी वो निजी भागीदारी से हिम ऊर्जा द्वारा जो है स्थापित की जाएंगी। और इन परियोजनाओं के आवंटन में जो है वो हिमाचलियों को प्राथमिकता जो है वो दी जाएगी। ये भी पता होना चाहिए कि हिमाचलियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कई बार ये भी जो है वो कहीं ना कहीं पर एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ जाता है या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आ जाता है। इन परियोजनाओं की क्षमता जो है श्रेणियों में डिवाइड की गई है और ये श्रेणियां 250 किलोवाट से 1 मेगावाट तक जो है वो रखी गई है। ये आप ध्यान रखिए। और किसाऊ परियोजना की बात की गई, तो किसाऊ डैम परियोजना, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इन्होंने कहा कि मैं जो है इनके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो किसाऊ बांध परियोजना को जो है वो रिव्यू कर रहे हैं। ये 660 मेगावाट की परियोजना है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है फाइनेंस की जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें बराबर की हिस्सेदारी जो है रख रही है, यानी कि 90:10। ये आप ध्यान रखिए, इस रेशो में जो है इसको बांटा जा रहा है। और पावर कंपोनेंट जो होगा वो शेयर किया जाएगा 50-50% हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के द्वारा। यहाँ से ये किसाऊ बांध परियोजना इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन सी नदी के ऊपर बन रही है। टॉन्स नदी के ऊपर जो है वो बन रही है। और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन 2 स्टेट्स के ऊपर में इन 2 स्टेट्स के बीच में जो है ये बन रही है, ये भी पता होना चाहिए। और इसकी कैपेसिटी तो आपने जान ही ली, कैपेसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है 660 मेगावाट। कौन कौन से स्टेट्स के बीच में है, क्योंकि ये हिमाचल और अन्य स्टेट के बीच में है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और पता चल गया नदी का भी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज रिलेटेड विथ। ये स्कीम जो है वो किससे संबंधित है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो 4 ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं। शायद 4 ऑप्शंस जब आप पढ़ेंगे तो कहीं पर कंफ्यूजन आपको हो जाए, परंतु इसका सही आंसर होगा सॉल्यूशन टू डिक्लाइन चाइल्ड सेक्स रेशो एंड एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब ये क्यों खबरों में थी ये मैं बताऊंगा, पहले इसका आंसर को समझिए। ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, ये योजना आपने ध्यान रखना है ये क्यों चलाई गई। ये योजना चलाई गई ताकि जो लड़कियां हैं, गर्ल चाइल्ड जो हैं, उनको एम्पावर किया जा सके। और साथ में ही आपने ध्यान रखना है कि चाइल्ड सेक्स रेशो जो गिर रहा है उसके लिए भी जो है उसका सॉल्यूशन एक तरह से इस योजना में ढूंढा जा रहा है, इस योजना के माध्यम से। थोड़ा सा इस योजना के बारे में जान लीजिए। इसका आंसर है सॉल्यूशन टू डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशो एंड एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड। बोलते हैं ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है,
ये योजना जो है ये योजना लॉन्च की गई कब स्टार्ट की गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 22 जनवरी 2015 को। अब जानिए कि ये खबरों में क्यों थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना खबरों में इसलिए थी क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का एक सप्ताह भी होता है, जिसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि पूरे देश भर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सप्ताह जो है वो चलता है 18 से 24 जनवरी के बीच में। तो इसी वर्ष ये 18 से 24 जनवरी 2023 के बीच में जो था वो चला, और शिमला के जो डीसी हैं आदित्य नेगी, उन्होंने जो है वो इसके बारे में बताया, तो इसलिए ये खबरों में आया। ये आप जानिए। और इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखिए, देखो यहाँ से आप ये भी ध्यान रखिए कि गिरिराज पत्रिका में ये भी मेंशन किया गया था, इसमें ये भी बताया गया है कि बाल विकास परियोजना कुमारसेन में जो है इस अभियान के अंतर्गत नन्हे चिन्ह वो बाल विकास परियोजना बसंतपुर में जो है वो स्पेशल अभियान जो है वो चलाए गए हैं। इन अभियानों में क्या किया जाता है, इन अभियानों में जो है वो नवजात बच्चियों के पद चिन्हों और बीपीएल परिवारों में जन्मी नवजात बच्चियों की फोटो का फ्रेम करके जो है वो माता पिता के घर में जो है वो लगाई जाती है। इन्होंने जो डीसी हैं इन्होंने ये भी बताया कि शिमला में जो है वो हमारी छोटी हमारी शान ये अभियान भी जो है वो चलाया गया है। इसमें सेल्फी अभियान है ये एक, और इसके तहत माता पिता अपनी बेटी के साथ सेल्फी लेंगे और सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे, ये कहा गया। तो इस तरह के अभियान चलाए गए हैं। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार मेंस में लिखने को आ जाता है, कई बार पूछ लेते हैं कि नन्हे चिन्ह इस तरह के परियोजना चलाई गई हैं, या फिर हमारी छोटी हमारी शान इस तरह की परियोजनाएं चलाई गई हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आप यहाँ से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं फिन्ना सिंह मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बोलते हैं फिन्ना सिंह मध्य सिंचाई परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ये फिन्ना सिंह परियोजना जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। खबरों में ये इसलिए थी क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है ये अलग अलग परियोजनाओं को लेकर जो है इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प जो है वो मांगी है। मुकेश अग्निहोत्री जो है ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, और इन्होंने कहा है कि 350 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहिए। इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मांग की है। ये जो है सेंट्रल वाटर कमीशन के जो चेयरमैन हैं जिनका नाम खुशविंदर वोहरा है, उनके साथ भी जो है ये मिले। और इसके अलावा आप ध्यान रखिए कि अलग अलग इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं। ये फिन्ना सिंह परियोजना डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के नूरपुर में जो है वो स्थित है। ये परियोजना मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है, मध्य सिंचाई परियोजना है, ये ध्यान रखना है। इसी तरह की एक परियोजना और भी है साहनहर परियोजना, जो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है, वो आप ध्यान रखिए। इन्होंने एक और परियोजना की यहाँ पर बात की, ये है बीट एरिया इरिगेशन स्कीम, कि फेस 2 इस परियोजना का चल रहा है, और ऊना में जो है इसका फेस 2 जो है वो चल रहा है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए ना कि बीट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो कौन से स्टेट में है, तो ये फेस 2 इसका चल रहा है और ऊना में जो है वो स्थित है। ऊना डिस्ट्रिक्ट जो है आप ध्यान रखना। तो बीट हो गया, बीट इरिगेशन प्रोजेक्ट हो गया, फिन्ना सिंह इरिगेशन परियोजना जो कि मीडियम इरिगेशन परियोजना है वो हो गया, साहनहर परियोजना हो गया जो कि मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है। ये सारे आपको पता होने चाहिए, ये सारे के साथ इंपॉर्टेंट है। और ये जानकारी वही लिखी गई है कि 2014-11 में कितना किया गया था, अभी बढ़कर कितना हो गया है। स्टेट गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि हमने खुद की तरफ से भी जो है वो कुछ पैसा यहाँ पर लगाया है, तब भी इम्पॉर्टेंट है। आगे बोलते हैं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति एक एसर इसको आप कह सकते हैं, ये एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट होती है, ये किस संस्थान द्वारा। ये क्यों खबरों में थी, ये एसर रिपोर्ट अभी हाल फिलहाल में जो है वो लॉन्च की गई, और इसके बारे में हिमाचल प्रदेश के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं रोहित ठाकुर, उन्होंने भी जो था वो बात की। बात इसलिए की जा रही है क्योंकि हिमाचल की एजुकेशन पर जो है एजुकेशन की स्थिति जो है वो डिक्लाइन हो रही है, धीरे धीरे गिर रही है। इसके पीछे के रीजंस क्या हैं आपको पता है। स्कूल में वैकेंसी जो है बहुत ज़्यादा खाली पड़ी हुई हैं, टीचर्स की प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं है, और बच्चा 5वीं में हो जाता है, उसको पहली क्लास के कक्षा के जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते छोटे छोटे।
तो इसी तरह की ये रिपोर्ट है जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है, ये पब्लिश की जाती है प्रथम एनजीओ के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। प्रथम फाउंडेशन आप कह सकते हैं, प्रथम एनजीओ भी है, फाउंडेशन है ये एक। आपको पता होगा कि एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा ये भी कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो लगभग 10,000 के करीब जो है ये टीचरों के पद जो है वो ये जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो है वो निकाली गई, इसने ये पाया कि बहुत ज़्यादा डिक्लाइन जो है वो हुआ है, और डिक्लाइन हुआ है बच्चों की एबिलिटीज़ में जो बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स की होती हैं। बच्चे जो हैं वो बेसिक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं कर पा रहे। हालांकि आपको पता है हमारा लिटरेसी रेट जो है वो काफ़ी अच्छा है। हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी रेट की अगर हम बात करते हैं तो 82% जो है वो अप्रॉक्सीमेटली हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट है। अगर आप एग्जैक्टली ही लिटरेसी रेट की बात करें तो 82.80 जो है ये हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट जो है वो आ जाता है। और हिमाचल प्रदेश आपको पता है एजुकेशन में वैसे तो लिटरेसी रेट की अगर हम आंकड़ों की ही बात करें तो अच्छा प्रदर्शन जो है वो करता है। 82.80 2011 की जनगणना के अनुसार था, 2001 की जनगणना के अनुसार 76.48% था, तो काफ़ी बड़ा है। अभी अगर 2021 की जो जनगणना होती है तो उसके अकॉर्डिंग होपफुली कि और भी ज़्यादा बढ़ेगा, परंतु हिमाचल प्रदेश में फिर भी एजुकेशन को लेकर क्राइसिस हैं। और अगर हम हाईएस्ट लिटरेसी रेट की बात करते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का 88.20 जो है वो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। अगर सबसे कम लिटरेसी की बात करते हैं, साक्षरता की बात करते हैं, तो सबसे कम साक्षर जिला है चंबा, जिसका लिटरेसी रेट है 72.20%। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये आप लिटरेसी रेट को भी यहाँ से लिंक कर लीजिए। ये डाटा आपको, अगर आपको डेली वीडियोस देखते हैं तब तो आपका रिवाइज हो जाता है हफ्ते में एक आध बार, परंतु फिर भी आपको ये डाटा नोट करके रखना चाहिए। रिवीजन में बहुत हेल्प ये करता है। अगला क्वेश्चन है सिब्बोथान टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो सिब्बोथान मंदिर है बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ये स्थित है। इस मंदिर के बारे में भी गिरिराज पत्रिका में आया था, और ये मंदिर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो स्थित है। नया मंदिर है, जो लोग कांगड़ा से हैं शायद उन्होंने सुना हो, जो लोग बाहर से हैं उन्होंने नहीं सुना होगा। तो सिब्बोथान मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, और ये मंदिर जो है हजारों श्रद्धालुओं के लिए जो है एक आस्था का केंद्र है। ये गिरिराज पत्रिका में इसके बारे में एक आर्टिकल आया था। अब इसके बारे में कहानी है एक छोटी सी। यहाँ के जो महंत हैं वो बताते हैं कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल करते थे तो वॉरेन हेस्टिंग जो यहाँ के गवर्नर जनरल थे वो यहाँ पर आए थे, इस मंदिर में यहाँ पर आए थे। और 18वीं शताब्दी की ये बात है, जब वो आए थे तो उन्होंने मंदिर के पास जो था अपनी चारपाई जो था वो लगा ली थी। चारपाई लगाई थी तो एक सांप ने जो था वो उन्हें जकड़ लिया, परंतु उस दौरान जो मंदिर के महंत होते थे उन्होंने अरदास की और सांप ने उन्हें छोड़ दिया, और वो इस चमत्कार से जो था वो प्रभावित हुए, और उन्होंने यहाँ पर एक कुएं का निर्माण भी जो है वो करवाया है। और कहा जाता है कि ये कुआं जो है आज भी यहाँ पर स्थित है। और ये जो बाबा शिवनाथ हैं ये भगवान शिव के जो है वो अवतार जो है। लोग मानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सांप, बिच्छू या किसी अन्य जहरीले जीव ने काट लिया हो तो काटे गए स्थान पर बाबा जी का भंगारा लगाने से जो है वो जहर का प्रभाव जो है वो कम हो जाता है, ये जो है वो कहा जाता है। तो ये आपने सिब्बोधाम के बारे में जान लिया। कांगड़ा में ही आपको पता है बैजनाथ मंदिर जो है वो स्थित है। बैजनाथ के अलावा कांगड़ा में ही जो है वो मंदिर स्थित है माता बरजेश्वरी देवी का, चामुंडा माता का मंदिर भी। तो ये मंदिर कांगड़ा के आप ध्यान रखना जो इम्पोर्टेंट है। कांगड़ा में ज्वालामुखी मंदिर भी स्थित है। आगे बोलते हैं विंटर कार्निवल स्टार्टेड इन दी ईयर। तो विंटर कार्निवल देखो मनाली में होता है। मनाली विंटर कार्निवल जो है ये बोलते हैं कब स्टार्ट हुआ था। तो मनाली विंटर कार्निवल की अगर हम बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली कब स्टार्ट हुआ था, ये 1977 में जो था वो स्टार्ट हुआ था। क्यों इंपॉर्टेंट है विंटर कार्निवल? इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ही आप कह लीजिए, फेस्टिवल टाइप में ही होता है। और 1977 में जो था वो इसे आरंभ जो था वो किया गया था। इसमें जो है वो सोलंग घाटी की ढलानें जो है वहाँ पर स्कीइंग की प्रतियोगिताएं जो था वो करवाई जाती थी। और जब समय के साथ साथ तरक्की होने लगी तो सांस्कृतिक प्रोग्राम भी जो था वो करवाए जाने लगे। स्थानीय व्यंजन जो होते हैं वो भी जो है यहाँ पर परोसे जाने लगे, और राष्ट्रीय स्तर का इसको उत्सव जो है वो घोषित किया गया है। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि कब इसको नेशनल लेवल का फेस्टिवल घोषित किया गया था, तो वर्ष 2013 में। ये आपने ध्यान रखना है। 2013 में इसको जो था वो राष्ट्रीय स्तर का एक उत्सव जो था वो घोषित
किया गया था। और इस वर्ष जब ये मनाया गया तो जनवरी महीने में मनाया गया और 2 जनवरी से 6 जनवरी के बीच में जो है ये मनाया गया। आप यहाँ पर जो है वो अलग अलग महिला मंडल भी आते हैं जो सांस्कृतिक दलों के रूप में आते हैं और झांकियाँ निकालते हैं, प्रदर्शन करते हैं, अपनी परंपरा और परिधान को जो है ये बनाए रखने के लिए भी काम करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन में पूछते हैं, बोलते हैं व्हेन वाज द रीजनल माउंटेनियरिंग सेंटर धर्मशाला एस्टेब्लिश्ड। तो क्षेत्रीय पर्वतारोहण केंद्र धर्मशाला की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना देखो 1975 में हुई थी एज पर गिरिराज न्यूज़पेपर। अब गिरिराज न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग 1975 में हुई थी। 1 लाइन क्वेश्चन में ये आया था। मैंने जब अटल बिहारी वाजपेयी जो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है तो उसकी साइट देखी तो वहाँ पर ये सब बताया गया था कि धर्मशाला केंद्र की स्थापना जो है वो 1977 में हुई है। 1986 में इसे क्षेत्रीय पर्वतारोहण केंद्र के रूप में जो था वो उन्नत किया गया। और इसके बारे में बताया गया था कि धर्मशाला केंद्र की एक बड़ा ही दिलचस्प इतिहास जो है वो रहा है। इतिहास इस तरह से रहा है कि 1860 के दशक में जब लॉर्ड मैक्लॉड होते थे तो उनकी सीट यहाँ पर होती थी और इमारत का निर्माण जो था वो शुरू हो गया था। परंतु 1905 में जब कांगड़ा में आपको पता है भारी भूकंप आया था, जहाँ पर भूकंप आने से ये इमारत जो था वो ढह गई थी। 1910 में ब्रिटिश राज में जो था वो फिर से इस इमारत का निर्माण जो था वो करवाया गया और प्रशासनिक उद्देश्यों से जो था वो इसका उपयोग किया जाता था। परंतु जब 1959 में तिब्बत विद्रोह के बाद जो 14वें नंबर के दलाई लामा है वो भारत आए तो वो एक क्षेत्रीय पर्वतारोहण केंद्र धर्मशाला में जो है वो ये जो भवन है प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर ये रुके थे और इसे जो है वो स्वर्गाश्रम के नाम जो है वो दिया गया है। दलाई लामा यहाँ पर रुके थे तो स्वर्गाश्रम का नाम दिया गया इसे, तो ये भी ध्यान रखिए स्वर्गाश्रम भी जो है वो उसे कहा जाता है। और परम पावन 1977 तक जो है वो मैक्लोडगंज में अपने स्वयं के आवास के निर्माण पर जो था वो यहीं रहे, यानी कि यहीं पर रहते थे स्टिल 1977 तक और उसके बाद जो था वो इसका बना था। तो हो सकता है गिरिराज पत्रिका में 1975 गल दे दिया हो, 1977 इसका सही आंसर होना चाहिए। हमने बात की अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स की। तो ये जो अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट है माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, इसको वेस्टर्न हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। उस टाइम के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने की थी और ये मनाली डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर जो है वो स्थित है और ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन गए। अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट हो गया। बाकी का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मेंस का क्वेश्चन। देखो मेंस का क्वेश्चन आपको पता है ये अलाइड सर्विसेज में जो था वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है, देखो अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्री के तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे ही होंगे, मेंस में भी आपको थोड़ी सी हेल्प जो है वो मिल जाएगी। बाकी लिखने का स्टाइल सभी का अपना होता है, कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल लिख लेता है और प्रैक्टिस से ही जो है वो लिखना आएगा। तो प्रैक्टिस जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट कर देते हैं यहीं से। बोलते हैं डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्रजामंडल मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो बोलते हैं भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हिमाचल प्रदेश के प्रजामंडल की भूमिका का वर्णन जो है वो कीजिए। स्टार्टिंग में जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे सबसे पहले तो 60 वर्ड्स में ये आपको लिखना था। इंट्रोडक्शन आपको थोड़ी सी मिनिमाइज करनी पड़ेगी, कम से कम शब्दों में लिखनी पड़ेगी, कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, कंक्लूजन भी आप लिख सकते हैं। फिर तो इस तरह से 3 फेसेस में ये होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे, उसके बाद कुछ पॉइंट्स आप लिखेंगे, उसके बाद कंक्लूजन में आप 1-2 लाइनें लिख सकते हैं। अब लिखना आपने है, बस पॉइंट्स मैं बता देता हूँ सारे के सारे। प्रजामंडल मूवमेंट जो था वो ये पार्ट रही है इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट का। इसमें जो था वो लोग प्रिंसली स्टेट्स के अगेंस्ट जो था इन्होंने कैंपेन किया, जहाँ पर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था उनके खिलाफ भी जो था वो कई बार जो था वो विरोध किया गया, उनके खिलाफ भी कई बार जो था वो कैंपेन किए गए। इसके पीछे राइट था कि जो लोग हैं वो अपने सिविल राइट्स में इम्प्रूवमेंट जो था वो मांगते थे। उनके सिविल राइट जो थे उनका बहुत ज़्यादा वायलेशन जो था वो उस टाइम होता था। आपको पता है बहुत सारी प्रथाएं उस टाइम प्रचलित थी जिनमें लोगों का शोषण जो था वो होता था। ये इंट्रोडक्शन होगी थोड़ी सी। और रोल में आप क्या लिख सकते हैं, रोल में जो हमारे अलग अलग यहाँ पर जो था वो मूवमेंट चले, जैसे कि भाई दो ना पाई दो मूवमेंट चला था, तो प्रजामंडल के थ्रू ही जो था यहाँ से लोग ये कहा गया कि आप ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन मत कीजिए।
और जो फंड जनरेट करने आ रहे हैं उनको फंड भी जो है वो मत दीजिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। तो ये कहा गया। ये भाई दो ना पाई दो मूवमेंट एक आप मेंशन कर सकते हैं। और दूजा आप मेंशन कर सकते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिविजुअल सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा जो था वो कंडक्ट करवाया गया था और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी जो था वो इसका देखने को प्रभाव मिला। पर बहुत सारे प्रजामंडली ऐसे थे जिन्होंने जो है यहाँ पर सत्याग्रह जो था वो किया उस दौरान। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये भी इंडिपेंडेंस में एक रोल प्ले कर रहा है। और तीसरे में आप मेंशन कर सकते हैं कि प्रजामंडलों का प्रेशर रहा जो प्रिंसली स्टेट उनके राजाओं के ऊपर कि आप एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है अपने राज्य में स्थापित कीजिए, ये रहा। और जुब्बल की अगर हम बात करते हैं तो जुब्बल में बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है, यहाँ से आपका एक MCQ भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्या कहा जाता है कि जुब्बल में जो है एक इंक्वायरी कमेटी जो है वो गठित की गई और इस 8 मेंबर जो था वो थे, 5 इलेक्टेड थे, 3 जो था वो नॉमिनेटेड थे। इन्होंने इन्वेस्टिगेट करना था इन्होंने और रिड्रेस करना था जेन्युइन जो लोगों की समस्याएं थी उनको। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। और भागमल सोहता, यहाँ से बनता है MCQ क्वेश्चन। भागमल सोहता जो था वो पहले CM बने थे लोकल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के जुब्बल स्टेट में, ये आप ध्यान रखिए। भागमल सोहता का नाम ये बने थे और ये इंपॉर्टेंट हो गया। और आगे का क्वेश्चन है, यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट MCQ बनेगा। बोलते हैं यहाँ के जो ठाकुर थे ठियोग के, उन्होंने स्वीकार किया कि हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है बनाएंगे और 15 अगस्त 1947 को ये बना दी गई। एक उन्होंने मंत्री परिषद भी जो था वो बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं ठियोग में इसका क्या रहा। ठियोग में जो था वो ठियोग ऐसा पहला स्टेट बना था जो मर्ज हो गया था यूनियन ऑफ इंडिया में। और ये जो था वो बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश ही जो था वो मर्ज हो गया था। हिमाचल प्रदेश के गठित होने से पहले ही जो था वो यहाँ पर मर्ज हो गया था। आपको पता है 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का जो था वो गठन जो था वो किया गया था। और 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश गठित हुआ उससे पहले ही जो था ये ठियोग हो गया था। तो पहला प्रिंसली स्टेट पूछा जाए कि कौन सा मर्ज हुआ था, तो वो ठियोग हुआ था बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश वॉज फॉर्म्ड इन 15 अप्रैल 1940। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए। देखो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया है। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्रजामंडल मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। अगर आप चाहें तो आप हमें ईमेल भी जो है वो कर सकते हैं अपना आंसर लिख कर। ठीक है, ईमेल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम पर तो आप सेंड नहीं कर पाएंगे, परंतु इंस्टाग्राम पर आप सेंड कर देना, वहाँ पर भी हम देख लेंगे। इंस्टाग्राम पर आप अपना आंसर लिख कर जो है वो सेंड कर सकते हैं। बस आंसर लिखिए, सेंड कीजिए। अगर हमने एक बार पढ़ लिया, हम रिव्यू करके आपको बता देंगे कि कैसा आंसर। प्रैक्टिस ही है ये एक। और मैंने कहा था आपको पहले, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपग्रेड करें अपने कोर्सेज़ को जो फ्री में दिए जा रहे हैं। हालांकि मैक्सिमम सारे ही कोर्सेज़ हमारे फ्री में हैं, तो उनको अपग्रेड करने के लिए हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं। और मैंने आपसे आपके सुजेशन भी मांगे थे। अगर अभी भी आपके पास कोई सुजेशन है तो कमेंट बॉक्स में अपने सुजेशन बता दीजिए। कोई स्पेशल सुजेशन है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। आपके सजेशंस के ऊपर ज़रूर जो है वो अमल किया जाए। टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @allexam31। इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट जानकारी जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड होती है वो सारी मिल जाएगी। 8 बजे जो क्यूजीज आपको दिए जाते हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर ही क्यूज करने हैं, कुछ कहीं पर आपको नहीं जाने की ज़रूरत है। सिर्फ हमारा टेलीग्राम ओपन करना, 8 बजे के क्यूजीज जो हैं आपको मिल जाएंगे। 5 से 10 क्वेश्चन वहाँ पर प्रैक्टिस डेली की आप कर सकते हैं, तो ज्वाइन कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंट।